हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 13 का। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को, उसकी क्लासिफिकेशन को और उसकी जनरल प्रिपरेशन को स्टडी किया था। आज हम उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और इससे आगे जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है वो ये है कि उसमें आ जाता है सबसे पहले स्मेल। इसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है दैट इज स्मेल। स्मेल वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास C1 से C3 होते हैं, C1 टू C3 के C1 टू C3 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमारे पास मेथनोइक एसिड आ जाता है, जिसमें हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है और जिसमें हमारे पास प्रोपानोइक एसिड आ जाता है। इनकी कलरलेस होते हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। एंड दे हैव पंगेंट ओडोर, ऐसी ओडोर कि जब हम सूंघते हैं तो हमारी नाक में इरिटेशन काज करती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं C4 to 666 वाले, मतलब ये ऐसे एसिड जिनमें 4 कार्बन होंगे और ऐसे एसिड जिनमें 6 कार्बन होंगे और दरम्यान में 5 कार्बन वाला भी जो एसिड होगा, वो जो होते हैं दे आर कलरलेस तो वो होते हैं, बट दे हैव अनप्लेजेंट ओडोर। उनकी क्या होती है? अनप्लेजेंट ओडोर होती है। इसमें हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड आ जाएगा जिसमें 4 कार्बन होते हैं। इसी तरह वेलेरिक आ जाएगा जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इसी तरह कैप्रोइक आ जाएगा जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 3 हैं इनकी अनप्लेजेंट ओडोर होती है। जो फर्स्ट 3 एसिड्स हैं एलिफेटिक एसिड्स, यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि दे आर ऑल 6 एसिड्स आर एलिफेटिक एसिड्स। इट मीन्स द R इज ईदर H और एन अल्काइल चेन। और पहले 3 हमारे पास पंगेंट ओडोर और नेक्स्ट 3 हमारे पास अनप्लेजेंट ओडोर काज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉल्युबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो आपने पढ़ा हुआ है एक रूल कि सॉल्युबिलिटी में हमारे पास जो रूल आता है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? क्या ये पोलर होते हैं या ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ पोलर ऑर्गेनिक पोलर कंपाउंड। क्या इसकी जो टेंडेंसी होती है वो पोलर ज्यादा होता है। तो जो पोलर ज्यादा होते हैं इसका मतलब है कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। अगर हम इसको देखें तो वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 3 एसिड्स हैं, इसी तरह जिसमें मेथनोइक एसिड आ जाता है, एसिटिक एसिड आ जाता है और प्रोपानोइक एसिड आ जाता है और ब्यूटानोइक, बल्कि जो फर्स्ट 4 एसिड्स हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, वेरी सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब ये कि दे आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, कि ये इनका कोई भी तनासुब ले लें आप इस एसिड का, वो वाटर के साथ हर तनासुब में डिजॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इसका ये नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा हमने इसको ले लिया तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ये बहुत कम ले लिया तो नहीं होगा, बल्कि हर तनासुब में इन एसिड्स के हर तनासुब जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में हल हो जाता है। इट मीन्स दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होती है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, या हम बोलते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोकार्बन चेन। कि अगर कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ये क्यों सॉल्युबल होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है उन्होंने। फॉर एग्जांपल ये H है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये बॉन्ड बनाएगा हमारे पास किसके साथ? C, ये वाटर है, वाटर का O जो पार्शियली नेगेटिव है वो एसिड के प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ये जो वाटर के दरमियान मतलब H के दरमियान जो बॉन्ड है, दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स, इनको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। दिस इज एन इंट्रा फोर्स, इंट्रा बॉन्ड। लेकिन ये जो H और O के दरमियान ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। और ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो वाटर और एसिड के दरमियान, वाटर के ऑक्सीजन और एसिड का जो हाइड्रोजन है, इसी तरह एसिड का जो O है, जो C डबल बॉन्ड O बना रहा है, वो वाटर के दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, जो वाटर के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, इसको हम बोलेंगे अगेन ये डॉटेड बॉन्ड। जितने भी डॉटेड बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और जितने भी हमारे पास सॉलिड बॉन्ड्स हैं दे आर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो वाटर और एसिड की सॉलिबिलिटी की वजह क्या होती है? क्योंकि ये अपने एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं, जिसकी बिना पर ये एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं, मिसिबल होते हैं एक दूसरे के अंदर। सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या मॉलिक्यूलर मास या हाइड्रोकार्बन चेन विल इंक्रीज। इसकी वजह क्या होती है? हमारे पास एसिड जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो पार्ट होता है ये अल्काइल पार्ट होता है, ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन बोल रहे होते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल पार्ट, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना? ये अल्काइल ग्रुप एसिड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक अल्काइल ग्रुप से और एक कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर बनता है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये पोलर होता है, दिस इज अ पोलर पार्ट, दिस इज अ पोलर ग्रुप। और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है दिस इज अ नॉन पोलर ग्रुप। तो जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जा रहा होता है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाए या अल्काइल पोर्शन बढ़ता जाए, तो इसी वजह से मॉलिक्यूलर मास भी इसी वजह से बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन R चेन जो हम बोलते हैं कि किसी भी एसिड का मॉलिक्यूलर मास कम है या ज़्यादा है, वो हम R चेन की बुनियाद पर कह रहे होते हैं। तो जितनी R चेन बढ़ती जाएगी इसका मतलब है कि अल्काइल पोर्शन बढ़ता जाएगा, हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, या फिर हम बोलेंगे नॉन पोलर ग्रुप बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा नॉन पोलर ग्रुप बढ़ता जाएगा वो पानी में उतना ही कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि नॉन पोलर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इज नॉन पोलर इज नॉट सॉल्युबल इन पोलर पार्ट। पोलैरिटी उसकी सॉल्युबिलिटी की वजह होती है ये पोलर ग्रुप, और इस पोलर ग्रुप के ऊपर अगर ये नॉन पोलर पार्ट हावी हो जाए तो फिर वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकता। तो हम बोलते हैं कि solubility decreases with increase in the non-polar group, hydrocarbon chain और alkyl chain, and solubility is directly, और उसकी होती क्यों है solubility? It is because of hydrogen bonding. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी जो वजह होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, इस वजह से ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब हमारे पास ये मीथेन है, फिर है CH3OH, फिर है HC डबल बॉन्ड H, और फिर हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मैथनोइक एसिड का होगा, फिर हमारे पास इनका होगा, मतलब इन सब से
ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एसिड का होगा। और उसकी वजह क्या होती है कि एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं एज कम्पेयर टू ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं एज कम्पेयर टू दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपने जितने भी ऑर्गेनिक क्लासेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग पॉइंट एसिड शो करते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो इसकी एक वजह तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी वजह होती है डाइमराइजेशन। ये डाइमराइजेशन का प्रोसेस शो करते हैं, क्योंकि एसिड, दो एसिड के मॉलिक्यूल अगर आपको नजर आ जाएंगे ना कहीं पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये बॉन्डिंग बना देगा दूसरे के साथ। ये दो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये अगर दो एसिड के मॉलिक्यूल्स कहीं पे बैठे होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट, ये डॉटेड लाइंस अगेन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में क्रिएट कर देते हैं तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक डाइमर क्रिएट कर लेते हैं। डाइमर हम बोलते हैं दो हिस्सों को, मर मीन्स पार्ट एंड डाई मीन्स टू। तो क्योंकि दो एसिड्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे डाइमर, और क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो साइक्लिक डाइमर। तो एसिड्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे combine with each other through hydrogen bonding and they will make a cyclic dimer। उस डाइमर की वजह से उनका बॉन्डिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं कि डाइमर की वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है, दूसरा इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बढ़ रहे हैं। पहले एक कार्बन था, अगर दोनों साथ मिल जाते हैं तो दो हो गए, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से इसके बॉन्डिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और हम बोलते हैं कि एसिड्स शो मोर बॉइलिंग पॉइंट इन द अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास उन्होंने एसिड्स का किया हुआ है कि एसिड्स जब हम एसिड्स का मॉलिक्यूलर मास, मतलब जब भी हमने एसिड्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करना होता है तो वो हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं, एसिड को किसी न किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ की है, बेंजीन की। जब भी हमने एसिड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करना होगा तो उसको हम किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। इन दिस केस एसिड को हमने बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, और इसमें इसको डिसॉल्व करने का मकसद ये है कि एसिड अगर किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड उस पोलर सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग शो कर देगा, और जब हम उसका मैच डिटरमिन करने लगेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट मैच नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें वो उस सॉल्वेंट का मैच भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट एसिड के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। हाँ, एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे। इस वजह से हमारे पास एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मैच डिटरमिन हो पाएगा। इससे यही वजह होती है कि द मॉलिक्यूलर मैच डिटर्मिनेशन in the molecular mass determination of acid is basically done in non-polar solvents, and this is the best method to do the determination। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बन नंबर के बढ़ने से या आर चेन के बढ़ने से या हाइड्रोकार्बन चेन के बढ़ने से या अल्काइल चेन के बढ़ने से का जो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप बुक में देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैथानोइक एसिड है, जो फॉर एग्जांपल कहाँ है मैथानोइक एसिड, ये जो मैथानोइक एसिड है उसको बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमारे पास एसिटिक एसिड है उसको बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है, एंड देन कम्स प्रोपानोइक एसिड उसको बॉइलिंग पॉइंट 141 डिग्री सेल्सियस है। एक कार्बन के बढ़ने से देखें कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास जो बात उन्होंने नोट करने वाली जो बात है दैट इज के इट इंक्रीजेस इरेगुलरली। इंक्रीज करता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज करता है कि पहले जो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला जो एसिड होगा उसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है बट इट इंक्रीजेज इरेगुलरली। इट मीन्स कि हो सकता है जो ज़्यादा नंबर वाला कार्बन हो वो कम नंबर वाले कार्बन से कम बॉइलिंग पॉइंट रखता हो या ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता हो, मतलब इट डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली। सो होता क्या है कि ये हमारे पास 3 एसिड्स हैं। एक है हमारे पास 3 कार्बन वाला, एक है हमारे पास 4 कार्बन वाला, और एक है हमारे पास 5 कार्बन वाला। जो 4 है इन तीनों में से 4 इज एन इवन नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर एंड दिस इज एन ऑड नंबर एज वेल।
तो जो इवन नंबर वाले एसिड्स होते हैं वो कहते हैं, इरेगुलर का मतलब क्या है कि जो इवन नंबर वाले एसिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर वाले। इवन नंबर वाले एसिड्स, इवन एसिड्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑड एसिड्स। ऑड एसिड से मुराद है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे जिस ऐसा एसिड जिसके 3 कार्बन होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट -22 डिग्री सेल्सियस है। जो 4 कार्बन वाला है उसका है -6 डिग्री सेल्सियस, एंड देन अगेन 5 कार्बन वाले के -36 डिग्री सेल्सियस है। -6 डिग्री सेल्सियस एंड -36 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि जो इवन नंबर वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका भी कम है और इसका तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसकी वजह ये होती है जो इवन नंबर वाले होते हैं इनकी एक तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो वजह होती है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, फर्स्ट रीजन, एंड द सेकंड रीजन इज ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दे हैव अ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज टाइट पैकिंग होती है इनकी। लेकिन जो 3 कार्बन या 5 जो ऑड नंबर वाले कार्बन होते हैं उनका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, अनसिमेट्रिकल होते हैं वो, और दे हैव लूज पैकिंग। और आपको पता है जिसकी लूज पैकिंग होगी उसको मेल्ट करना ज़्यादा आसान होगा या वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वन विच हैज़ क्लोज पैकिंग और द टाइट पैकिंग। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज इरेगुलरली। इसका मतलब ये है कि जो इवन एसिड, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग एसिड्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड द ऑड नंबर ऑफ odd number containing carboxylic acids have less boiling point। और वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो इवन नंबर वाले एसिड्स होते हैं दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द नेक्स्ट लोअर एंड द नेक्स्ट हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, कि उससे बिल्कुल नेक्स्ट जो लोअर होगा और बिल्कुल नेक्स्ट जो हायर होगा उन दोनों से जो इवन नंबर वाला एसिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में हमारे पास एसिड्स की जो रिएक्टिविटी है वो 3 चीज़ों की वजह से होती है। सबसे पहले जो रिएक्टिविटी आपने ये एसिड का स्ट्रक्चर है, ये जहन में रखिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें, एक हमारे पास है हाइड्रोजन, एक हमारे पास है हाइड्रोक्सिल और एक हमारे पास है COOH ग्रुप। तो रिएक्टिविटी ड्यू टू हाइड्रोजन। जब हम एसिड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की वजह से स्टडी करते हैं तो उस वक्त हम एसिड को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एज एसिड ट्रीट कर रहे हैं। उसके नाम में भी एसिड आ रहा है लेकिन यहाँ पे हम प्रिसाइसली इसको एसिड के तौर पर ट्रीट करते हैं। और आपको पता है जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, साल्ट बनाती है। साल्ट और प्लस क्या बनता है, पानी बनता है। तो जब हम हाइड्रोजन की वजह से रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से पढ़ेंगे, देन इट विल बी then the carboxylic will act as an acid. Whenever an acid reacts with a base, it forms a salt as well as water. दूसरी रिएक्टिविटी हम पढ़ेंगे ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जो हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे उसमें बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो रहा होगा with some other group। और सम अदर ग्रुप क्या है, Cl हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली Cl ही होना है, या हमारे पास OC2H5 हो सकता है, या Cl से रिप्लेस हो रहा होगा या फिर OC2H5 के साथ रिप्लेस हो रहा होगा। और ये हमारे पास बेसिकली आप समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू C, पूरा का पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। पहले में सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरे में हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व हो रहा है और तीसरे में पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। और इस वजह से हम कुछ रिएक्शन उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन है वो है ड्यू टू, जो ए था वो था ड्यू टू हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में आपको पता है कि जब भी एसिड जो होते हैं ना RC डबल बॉन्ड OH, उनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना तो बेसिकली हम वाटर एसिड को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसको हम हाइड्रोलिसिस इसीलिए बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस इसको जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना और हाइड्रो का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ
वाटर। तो जो वाटर की वजह की हेल्प से जो ब्रेकेज हो रही है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और किसकी ब्रेकेज हो रही है? इस ग्रुप की ब्रेकेज हो रही है। तो कहाँ से ब्रेक हो रहा है? ये हमारे पास OH बॉन्ड से ब्रेक हो रहा है। तो ये ब्रेक कर जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे H क्योंकि एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, और एसिड्स क्या होते हैं? एसिड इज द वन विच डोनेट्स अ प्रोटोन। तो जो प्रोटोन डोनेट करता है वो एसिड होता है। यहाँ पे ये एसीटेट आइन बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आइन, और ये हमारे पास साथ में प्रोटोन बन गया। यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर चला गया ऑक्सीजन को, खुद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी को हमने बेसिकली स्टडी करना है, इसी रिएक्शन को। सबसे पहले उन्होंने रिएक्शन करवाया हुआ है एसिड का बेस के साथ। एसिड हमारे पास है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। एसिड हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या है? बेस कौन सी है? इनऑर्गेनिक बेस विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेगा? साल्ट बन जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा उन्होंने किसके साथ रिएक्ट करवाया हुआ है? RCOH को उन्होंने रिएक्ट करवाया हुआ है हमारे Na2CO3 के साथ। ये भी एक किस्म की बेस ही है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमने रिएक्ट करवाना है तो हमने यहाँ पे 2 एसिड लेने, क्योंकि 2 सोडियम है तो एसिड भी 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 सोडियम ही 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो इसलिए हमें 2 एसिड्स लेने। ये क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेगा? CO3 है ना। जब भी कार्बोनेट्स चेक कर रहे होंगे, हमेशा याद रखिएगा, जहां भी कार्बोनेट आपको रिएक्शन में नजर आ जाए रिएक्टेंट के तौर पे, प्रोडक्ट में आपने आंखें बंद करके CO2 लिख देना है और वाटर रिलीज कर देना है। इसी तरह ये तो कार्बोनेट है, और मैंने आपको बताया था कि एक होता है बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा देते हैं हम, NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट है। जब बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्योंकि बाइकार्बोनेट में सिर्फ एक सोडियम है, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ एक एसिड लेंगे। कार्बोनेट में 2 सोडियम थे तो हमने एसिड 2 लिए थे। यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, सिर्फ एक सोडियम है, तो हमने एसिड भी एक ही लेंगे, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये साल्ट बन गया, साथ में CO2 रिलीज होगी और वाटर। चाहे कार्बोनेट्स हो चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेंगे। ये बाइकार्बोनेट है और ये हमारे पास क्या है? कार्बोनेट है। एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये थर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास है हमने इसको मेटल, ये RCOH और सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ जब हमने रिएक्ट करवाना है तो 2 सोडियम मेटल लेंगे और 2 ये लेंगे, और ये हमारे पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, अगेन साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, जब NaOH लेते हैं तो वाटर रिलीज होता है, जब सोडियम मेटल लेते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एंड दिस इज अगेन एन एफरवेसेंस रिएक्शन, एफरवेसेंस टेस्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जिसको हम एफरवेसेंस टेस्ट भी कहते हैं। और आपको पता है कि अल्कोहल्स ये वाला रिएक्शन देती हैं, अगर हम अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये रिएक्शन देंगे, लेकिन ईथर्स के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो ये रिएक्शन नहीं दे रहे होते। अल्कोहल्स भी क्योंकि एसिड होते हैं, although they are weaker acids as compared to carboxylic acids, but they are acids, और ये भी एसिड्स होते हैं। और जब भी सोडियम मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करने का, हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो हमें पता चल जाता है कि जो रिएक्टेंट था वो कोई ना कोई एसिड था। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी तो रिएक्टेंट एसिड भी नहीं होगा और कोई ईथर या कुछ भी होगा। तो सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद, अगर ईथर के साथ आप रिएक्ट करवाएं इसको, सोडियम को, तो नो एफरवेसेंस ऑब्जर्व। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन शो ही नहीं करती। तो क्योंकि एसिड्स जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिएक्टिविटी ड्यू टू सी बी जो है, रिएक्टिविटी ड्यू टू
हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ COOH। तो इन्होंने दो रिएक्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ और हमारे पास बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस HCl। POCl3 बनाएगा, ठीक है, पूरा OH निकल जाता है तो PO एंड Cl3, एक Cl C डबल बॉन्ड O के साथ जाकर लग गया और एक Cl HCl के साथ जाकर लग गया। इसी तरह जो दूसरा रिएक्शन है उसमें भी RC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट करेगा हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2। और याद रखिएगा जब भी कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो CO2 रिलीज होती है, ये बाइकार्बोनेट्स। लेकिन जब हमारे पास सल्फर थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है तो SO2 गैस रिलीज होती है। तो ये रिएक्ट करेगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड OCl लग जाएगा, यहाँ पे SO2 प्लस HCl रिलीज होगा। ये SOCl2 हमारे पास अल्कोहल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहे थे और तब भी ये हमारे पास SO2 और HCl ही रिलीज कर रहे थे। आपने देखा होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स वाले इसमें या रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स वाले चैप्टर में जिसमें वो CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है हमारे पास, तो उसमें SOCl2 के साथ ये रिएक्ट करते हैं, SO2 और HCl गैस हमारे पास रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका मैकेनिज्म, इसका हमने मैकेनिज्म स्टडी करना है। तो मैकेनिज्म में हमारे पास क्या मैकेनिज्म, हमने इसका बी का शो करना है, ये ए और ये बी है, तो मैकेनिज्म बी का शो करेंगे। ए का भी मैकेनिज्म है लेकिन वो आपके लेवल पे उन्होंने शो नहीं किया हुआ। RC डबल बॉन्ड OH CH3C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट करेंगे हमारे पास S डबल बॉन्ड C इसके साथ, ये हमारे पास H डबल बॉन्ड Cl2। ये लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के, ये लोन पेयर्स रिएक्ट करेंगे हमारे पास S के साथ। ये बॉन्ड यहाँ से, ये पॉजिटिव है थोड़ा सा, ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव S डबल बॉन्ड O Cl। क्यों यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, क्योंकि जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अपना लोन पेयर देकर बना रहा है तीसरा बॉन्ड, तो जब वो अपने लोन पेयर दे देता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है और एक यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है ना वो निकल गया। अब ये जो Cl नेगेटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और वो लेकर चले जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और इसको S डबल बॉन्ड OCl और ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये इधर जाएगा और ये ऐसे आ जाए, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा ये और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। यहाँ पे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl और साथ में HCl बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl। जो Cl नेगेटिव है, HCl वाला जो Cl नेगेटिव है वो अगेन यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो क्या बनाएगा हमारे पास, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे Cl लग जाएगा, OS डबल बॉन्ड O Cl।
अब ये जो लोन पे ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, दिस इज इट इज मेकिंग द स्ट्रक्चर अनस्टेबल, तो ये दोबारा पीछे बैक मूव करेगा और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, सीएल वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ से तोड़कर ऑक्सीजन अब सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से हमारे पास टूट जाएगा। तो ये क्या बना देंगे हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C और O के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो क्रिएट हो गया और C के साथ आगे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ये वाला बॉन्ड तो टूट गया और ये क्या बना रहे हैं, S डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये SO2 बना देंगे। SO2 में S दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है और साथ में क्या हमारे पास रिलीज हो रही है, Cl नेगेटिव। वो Cl नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर दोबारा क्या बना देगी, HCl बना देगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर हमारे साथ क्या बना देते हैं, अपने साथ क्या बना देते हैं, HCl बना देते हैं। तो सिंपल आपकी जो बुक में जो स्टेप है, ये पहला स्टेप आपकी बुक में मेंशन नहीं है। पहले स्टेप में यही होता है, जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो सल्फर के ऊपर अटैक करते हैं और वो जो क्लोराइड है वो निकल जाता है, क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन निकलता है और ऑक्सीजन जो होती है वो 3 बॉन्ड जब बनाती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो जो क्लोराइड आयन निकला है वो हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को ले लेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन अब अनस्टेबल हुआ है, हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे इसके पास दोबारा लोन पेयर्स आ जाते हैं ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाता है, ठीक है ना। अब वो Cl नेगेटिव दोबारा किसके ऊपर अटैक करती है, C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करेगी, यहाँ से ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड बन रहा है ये टूट जाएगा और ये O नेगेटिव जो है नेक्स्ट स्टेप में दोबारा रिटर्न बैक करेगा। तो Cl वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना आपने क्योंकि Cl OH को रिप्लेस कर रही है यहाँ पे, तो आपने जो C और O का बॉन्ड है वो तोड़ना है, वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। जब भी एसिड्स SOCl2 के साथ थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाइल क्लोराइड CO2 SO2 प्लस HCl बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। कहाँ पढ़ा है आपने इसको, क्विकली याद करें, कहाँ पढ़ा है आपने एसिटाइल क्लोराइड एज अ रिएक्टेंट, आपने कहाँ इस्तेमाल किया है, SO2 एंड HCl। ये आपका होमवर्क है कि एसिटाइल क्लोराइड आपने कहाँ पढ़ा है और इसकी क्या अफादियत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या बनाने में हेल्प आउट करता है ये। फिर हमारे पास जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। एक तो हमने लिखे हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद PCl5 एंड SOCl2, मतलब हमने हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाया हुआ है और हमने OH को रिप्लेस किया है विद सम हेलाइड आयन। अब जो हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड का अल्कोहल के साथ, जिसमें हम OH को रिप्लेस करेंगे विद एथोक्साइड या अल्कोक्साइड आयन के साथ। पहले हमने हेलाइड आयन के साथ रिप्लेस किया है, अब अल्कोक्साइड आयन के साथ रिप्लेस करके उसको एस्टर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने उसको एसिड क्लोराइड बनाया है, अब हम उसका एस्टर बनाएंगे। तो एसिड्स आपको पता है जब भी अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा एसिड्स जब हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे वो SOCl2 हो, चाहे वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो या ट्राइक्लोराइड हो, वो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड जनरेट करते हैं। एसिड्स जब हेलाइड्स के साथ मतलब PCl5 हो जाए या SOCl2 हो जाए तो ये क्या बनाते हैं, एसिटाइल क्लोराइड जनरेट करते हैं, इसको हम एसिड हेलाइड भी बोलते हैं, एसाइल हेलाइड भी बोलते हैं। दोनों सेम, मैंने यहाँ या लगा दिया, एसिटाइल क्लोराइड या एसिड हेलाइड प्रोड्यूस करते हैं। तो नीचे वाला रिएक्शन हमने स्टडी कर लिया, अब एसिड और अल्कोहल का स्टडी करेंगे। एसिड और अल्कोहल के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है हमारे पास, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे हम लेंगे एसिड लेंगे और इस स्टेप का नाम है हमारे पास प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। ये लोन पेयर हैं इसके पास 2, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास बना रहा है 3 बॉन्ड, तो वो हमारे पास क्या कराएगा, OH कराएगा, मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अब ये जो RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव है इसके ऊपर हमारे पास ये C2H5OH आ जाएगा, C2H5
OH। OH किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे C के ऊपर अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड 3 बन रहे हैं ये ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है ना। RC ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OC2H5, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और R C के साथ देखें, एक OH लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है, और एक दूसरा OH भी लगा हुआ है, तो वो भी आपने यहाँ पे लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इसमें हुआ है अटैक ऑफ अल्कोहल, अटैक ऑफ अल्कोहल, RC डबल बॉन्ड सॉरी RCOH OH OH C2H5, यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। रिवर्सिबल रिएक्शन है सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन अब कहाँ से आएंगे, हाइड्रोजन अल्काइल के पास भी है, इस वाले के पास भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं ट्रांसफर होना, तो 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, मतलब 3 किस्म के हाइड्रोजन है। तो कौन सा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, और उस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। 3 ऑक्सीजन हैं, लेकिन हर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होगा। जिस ऑक्सीजन के साथ प्लस चार्ज लगा हुआ है वो हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा विद एनी ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऊपर लगा ट्रांसफर कर दें या नीचे ट्रांसफर कर दें, लेकिन आपने उस ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, RCOH2 पॉजिटिव, OC2H5, और यहाँ पे OH लग जाएगा। फिर क्या होता है हमारे पास, इसको अगर हम खोल कर लिखें इसको, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास RCOH2 पॉजिटिव, OH OC2H5, इसमें एलिमिनेशन होगी किसकी, हाइड्रोजन आयन की और वाटर की, -H2O होगा और -H पॉजिटिव होगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा ना, तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है और ये H पॉजिटिव भी निकल के जा रहा है, तो ये इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, C और O के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। C अपना 5वां बॉन्ड जो कि OH2 की फॉर्म में है वो उसको तोड़ देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये हमारे पास एक अदद एस्टर तैयार हो चुका है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। This was the whole mechanism of formation of ester by the reaction of acid with an alcohol। और इसमें क्या है कि OH ग्रुप किसके साथ रिप्लेस हो गया है, OC2H5 ग्रुप के साथ। पीछे क्या था, OH ग्रुप रिप्लेस हो गया था विद द Cl ग्रुप। और एक हमारे पास तीसरा रिएक्शन है जिसमें हम एसिड अमाइड प्रोड्यूस करेंगे। एसिड अमाइड, ये एसिड होता है, दिस इज एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। OH किसके साथ रिप्लेस हो गया, NH2 के साथ रिप्लेस हो गया। अभी तक हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो OH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन है उसको पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले वाला जिसमें हमने उसको हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाया था वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो हमने उसको एस्टर के साथ रिएक्ट करवाया वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और अब जो हम उसको अमोनिया के साथ रिएक्शन शो करेंगे वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH की वजह से ये जो रिएक्शन शो करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है, वो कह रहे हैं कि एसिड लेते हैं हम, उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस इज अमोनिया। वो क्या बनाता है, RC डबल बॉन्ड ONH4 नेगेटिव, इस तरह बनता है RC डबल बॉन्ड ONH4 पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये इसको हीट करेंगे यहाँ पे,
तो क्या बनेगा RC≡ONH2 प्लस H2O। ये है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया में हमारे पास सबसे पहले स्टेप में, इसके 3 स्टेप्स हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। इस वो जो अल्कोहल वाला है उसके 4 स्टेप्स हैं। RC≡OH, इसके ऊपर क्या लेंगे हम, NH3 लेंगे। NH के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये 2 लोन पेयर्स C पॉजिटिव पे अटैक करेंगे जो कि पार्शियली पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा शिफ्ट। जब ये इधर अटैक करेगा तो ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 5वां बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे ब्रेक कर जाता है। सॉरी, RCO नेगेटिव NH2H पॉजिटिव और यहाँ पे OH। अभी कितने देखें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3 और 4, 3 हाइड्रोजन के साथ और चौथा कार्बन के साथ। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन भी जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, क्योंकि चौथा बॉन्ड वो अपना लोन पेयर डोनेट करके बना रहा होता है। 3 तो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, चौथा जब बनाता है तो अपना लोन पेयर डोनेट करके, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। तो इस प्लस के चार्ज को हमने अब रिमूव करना है। RCO नेगेटिव NH2 प्लस और यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन ग्रुप टू द अदर ग्रुप। तो कौन सा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, जो नाइट्रोजन के ऊपर जहाँ पे प्लस चार्ज है वो अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन नहीं ट्रांसफर करेगा, बल्कि जो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर करेगा। और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे NH2 लग जाएगा। ये बॉन्ड अब ये, बल्कि इसको स्टेप में नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, RCO नेगेटिव OH2 पॉजिटिव और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ही गेन हो गया ना। ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर ही ट्रांसफर हुआ। तो ये जब शिफ्ट होगा यहाँ पे बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। आपको पता है जो H2O होता है, इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो आसानी से रिमूव हो जाता है। इसीलिए हम इसको OH2 भी करते हैं, ताकि इसको गुड लिविंग ग्रुप में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। और हमारे पास क्या जनरेट हो चुका है, यहाँ पे एसिड अमाइड जनरेट हो चुका है। एसिड अमाइड जनरेट हो चुका है, यहाँ पे -H2O भी हो चुका है। तो 3 रिएक्शंस हैं एसिड के, जिसमें हमने एसिड को OH के साथ रिप्लेस किया है, OH को Cl के साथ, OH को OC2H5 के साथ और OH को अमाइड के साथ रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू, बल्कि एक रहता है इसमें रिएक्शन जो कि हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड वाला, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के नाम से जाहिर हो रहा है कि एसिड में से हमने पानी का मॉलिक्यूल निकाला है। आपको पता है एनहाइड्राइड कंडीशन वो होती हैं जिसमें हम विदाउट मॉइस्चर काम कर रहे होते हैं, विदाउट सॉल्वेंट काम कर रहे होते हैं। एनहाइड्राइड कंडीशन वो होती हैं विदाउट वाटर। तो इसी तरह एसिड एनहाइड्राइड भी एसिड की वो फॉर्म है जिसमें एसिड के अंदर पानी नहीं होगा। अब एक एसिड में से कैसे पानी निकालें, तो हम 2 एसिड्स को मिलाकर उसमें से पानी निकाल कर उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारे पास एनहाइड्राइड होता है। इसलिए हमें एनहाइड्राइड बनाने के लिए 2 एसिड्स चाहिए, RC डबल बॉन्ड OH प्लस HOC डबल बॉन्ड OR। ये एसिड है, ये लेंगे हम एक एसिड का OH और दूसरे का हाइड्रोजन पकड़ लेंगे, और यहाँ पे जो एनहाइड्रस कंडीशंस हैं, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो हमारे पास क्या है,
P2O5। एनहाइड्राइड तभी बनेगा ना जब वाटर निकलेगा, और वाटर के निकालने के लिए कोई ना कोई एजेंट हमें चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन चाहिए विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इसके अलावा आपने पीछे पढ़ा हुआ है कंसिडर्ड H2SO4 भी एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, और H3PO4 भी हमारे पास एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। R C double bond O, C double bond O R, this is an anhydride with the removal of water molecule। और आपने एनहाइड्राइड पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आप याद कीजिए, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब हमने बेंजीन की थी तो उसमें से 9 इनेसेंट ऑक्सीजन के साथ V2O5 और 450 डिग्री सेल्सियस कैटलिस्ट में हमने उसको मैलिक एनहाइड्राइड बनाया था, तब भी वाटर का मॉलिक्यूल निकला था। हमारे पास जो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें एक है पार्शियल रिडक्शन और एक है हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब है कि हम COOH ग्रुप को हाइड्रोक्सल तक पहुंचा कर आएंगे, मतलब अल्कोहल तक पहुंचा कर आएंगे, और कंप्लीट रिडक्शन का मतलब होता है कि हम अल्कोहल को अल्केन तक पहुंचा कर आएंगे। तो जो हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH है उसको जब हम लिथियम एल्यूमिनियम H4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, प्लस यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन ले लें, तो क्या बनता है हमारे पास R, ये R एज इट इज आ जाएगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूरा का पूरा जो तीसरे रिएक्शन है ना, C टाइप रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व हो रहा है, C डबल बॉन्ड OOH। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में और OH में, मतलब ये एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारे पास रिड्यूस कर रहा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह NaBH4 हमने पढ़ा था, ये भी हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि वो रिड्यूस कर रहा होता है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है, मतलब एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। इसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम H4 यहाँ पे एसिड को रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में। दूसरे ये पार्शियल रिडक्शन है, कंप्लीट नहीं है, मतलब एसिड अल्कोहल तक गया। अब जो है ना हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन, हमने एल्डिहाइड्स की भी पार्शियल रिडक्शन ही पढ़ी है, एसिड्स की हम दो किस्म की रिडक्शंस पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। RC डबल बॉन्ड OH को हम रिएक्ट करवाएंगे 6HI के साथ, और यहाँ पे लेंगे रेड फॉस्फोरस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्लस 3I2। और जो 6HI है ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। Reducing agent is the one which will be oxidized itself will be oxidized and it will reduce others। तो reduce others से कौन है, दूसरा कौन है इसमें, एसिड को reduce कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और खुद ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, I2 में, मतलब HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को CH3 में कन्वर्ट कर देगा, तो अल्केन तक पहुंचता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है, कंप्लीट रिडक्शन में अल्केन बन रहा होता है, पार्शियल रिडक्शन में अल्कोहल बन रहा होता है। So acid will be converted into alcohol through partial reduction, and the catalyst involved there will be, reducing agent involved there will be lithium aluminum hydride, Li for lithium, aluminium for Al, and H4 is hydride है, यहाँ पे hydride जैसे NaBH4 में H नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे भी H नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा होगा। और ये जो कंप्लीट रिडक्शन है वो हम रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस की बहुत सारी एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें रेड फॉस्फोरस काफ़ी इफेक्टिव एलोट्रॉप है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और 6HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और खुद I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दिस वाज द कंप्लीट रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स। अभी इसमें एक पॉइंट है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें ये था, इसको आपने करना है कि ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एसिड CH3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये एसिड वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड OH CH3 में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा R का R एज इट इज आ गया है, वो जो C डबल बॉन्ड OH है वो CH3 में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे CH3 COH में कन्वर्ट हुआ है पूरा। उसके लिए कौन सी कंडीशन हमने अप्लाई की थी ये आपने देखना है। यहाँ पे अल्केन एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एसिड अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज योर होमवर्क।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम वी विल रीड एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड है और उसके बाद हम इसके माइनर एसिड्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।